हाँ तो नमस्कार। तो स्प्रिंग बोर्ड की इस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास की हमारी जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे मौर्यकालीन कला। ठीक है, तो मौर्यकालीन कला ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री प्लस मेंस दोनों का टॉपिक है। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले देखा था महल। तो महल के अंदर आप ध्यान रखना कि वर्तमान के अंदर जो पटना शहर है उस पटना के पास से जो बुलंदी बाग करके एक स्थान है, उस बुलंदी बाग से कुछ एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, लकड़ी के महल के। और यहीं पे कोई कुम्रहार करके राजप्रसाद कुम्रहार करके कोई जगह है, वहां से राजप्रसाद अर्थात है ना वो जो पैलेस ऑफ किंग, इसके भी एविडेंस मिलते हैं। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज एंड स्ट्रेबो ये दोनों जो है वो पाटलिपुत्र की टाउन प्लानिंग के बारे में बोलते हैं और कहते हैं टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और इसके जो भवन है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एक और कोई यूनानी, ये भी ग्रीक था, एरियन। एरियन एक्चुअली तुलना करता है, कंपेयर करता है और कहता है कि पाटलिपुत्र के जो पैलेस है, पाटलिपुत्र के जो महल है, वो सुसा और एकवेतना के जो महल है उनसे भी ज्यादा सुंदर है। ठीक है, तो ये कहता है कि मैंने आज तक जितने भी पैलेसेस देखे हैं और मैं यूनान से लेकर यहाँ पाटलिपुत्र तक आया हुआ हूं, इसके बीच में जितने भी भवन हैं उनमें सबसे सुंदर जो है वो पाटलिपुत्र है। फिर उसके बाद में एक चाइनीज ट्रेवलर आता है और उस चाइनीज ट्रेवलर का नाम है फाइयान। कुछ क्लासेस के बाद में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, और जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि गुप्त एरा के समय चाइना से एक ट्रेवलर आया था और उसका नाम था फाइयान। फाइयान इन पैलेसेस को देखता है और वो देखने के बाद में कहता है कि इतने विशाल और इतने शानदार भवनों का निर्माण इंसानों के बस की बात नहीं है, तो इसका निर्माण जो है या तो देवताओं ने किया है या फिर दानवों ने किया है। ठीक है, तो ये भी तुलना करता है, ये इसके भवन है उनके बारे में। हालांकि स्लाइड के अंदर ये बुलंदी बाग के कुम्रहार से जो भी एविडेंस मिलते हैं अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उनकी फोटो डालने का मेरा विचार था पर भूल गया और अभी एंड टाइम पे याद आया है। तो अपन लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको इसके वो जो अपन इसके एविडेंस देखेंगे ताकि आपको एक इमेज क्रिएट रहे। उसके बाद में चलो आज की क्लास हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अभी पढ़ेंगे स्तूप। तो स्तूप क्या होते हैं सबसे पहले, तो आप में से कुछ लोगों ने स्तूप देखे हुए हैं या तो लाइव देखा हुआ होगा कहीं पर भी, यदि आप कभी लेह या फिर लद्दाख गए हो या फिर कभी नॉर्थ ईस्ट में गए हो तो वहां पे खूब सारे स्तूप बने हुए हैं। इक्के दुक्के स्तूप तो हर जगह बने हुए होते हैं, हालांकि राजस्थान के अंदर मैंने कभी कोई स्तूप देखा नहीं है, वरना दिल्ली के अंदर बना हुआ है स्तूप, दिल्ली के अंदर बने हुए हैं सॉरी, और राजस्थान में भी कहीं होगा तो पता नहीं। तो स्तूप एक्चुअली एक ढांचा होता है और ये स्तूप कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्तूप का थोड़ा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए वर्तमान के अंदर तो स्तूप कई प्रकार के होते हैं, मतलब आप उसके अंदर लोग क्रिएटिविटी करते हैं, कहीं से छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हैं। वो आप कभी है ना गूगल के ऊपर डालना स्तूप, तो स्तूप के कई प्रकार की इमेजेस जो है फोटोज वो आपको दिखाई देंगे। वरना टेक्निकली है ना प्राचीन काल के अंदर जितने भी स्तूप बनते थे या जो स्तूप आज भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं कि नीचे एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, नीचे इस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और इनके सबके टिपिकल नाम भी होते हैं। हालांकि मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूं इसलिए आप लोगों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर एक इस प्रकार से है ना वो जो ढांचा होता है। अब ये जो इसका मेन प्लेटफॉर्म है इसको बोलते हैं मेदी। ये वोकेब आप ध्यान रखना, ये हर एग्जाम के अंदर सामान्यतः पूछी जाती है आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ये जो इसके ऊपर एक ढांचा होता है इसके अंदर कोई रूम वगैरह नहीं होता। ठीक है, इसको लगातार पूरा ईंटों से ही पूरा पूरा बनाया जाता है, इसके अंदर कोई रूम कोई विंडो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल स्तूप का शाब्दिक अर्थ ही होता है ढेर। जैसे हम लोग नहीं कहते अनाज का ढेर, मिट्टी का ढेर, पैसों का ढेर, तो वैसे वैसे ये भी केवल ढेर ही होता है, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। तो ये इसका जो मेन ढांचा है इसको बोलते हैं अंड, क्योंकि ये अंडाकार शेप के अंदर होता है। इसके ऊपर एक्चुअली एक बॉक्स बना हुआ होता है।
इस बॉक्स को बोलते हैं हर्मिका। अब ये बॉक्स सब किस लिए होता है, तो इसके लिए अपन पहले थोड़ा स्तूप के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि भाई स्तूप क्या होते हैं। एक्चुअली स्तूप का जो शाब्दिक देकर मैंने आपको बता ही दिया, ढेर, या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे माउंट, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद के अंदर भी स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है, अर्थात उस जमाने में भी स्तूपों का निर्माण होते थे। उसके बाद में भगवान बुद्ध के समय या बौद्ध धर्म के समय स्तूपों के निर्माण जो है वो बड़े लेवल पर होने लग गए थे, क्योंकि साहब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में अब भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के कुछ दिनों बाद भी जो वो पीछे जो भी मतलब अस्थियां है ना, जिनको हम लोग बोलते हैं रेलिक्स, तो है ना जो भी राख अस्थियां वगैरह सब मिली थी, उसके ऊपर किसका मतलब है ना अधिकार होगा, इस बात को लेकर उनके अनुयायियों के बीच में थोड़े से मनमुटाव हो गए। तो लास्ट में स्थितियां ऐसी हो गई थी कि बहुत सारे साबाना राजा थे, उन्होंने क्लेम किया कि इन अस्थियों के ऊपर अधिकार मेरा है, इनके साथ जो भी करना है मैं ही मतलब करूंगा, इनको जहां जहां कहीं भी इनका साथ विसर्जन करना है, कुछ भी करना है वो है ना मुझे ही करना है। तो वो है ना बाकी वाले राजा उनका ऐसे कैसे, जैसे तुम इनके अनुयायी थे वैसे वैसे हम भी इनके अनुयायी थे, इसलिए अधिकार हमारा भी बराबर है। तो कुल मिलाकर जो है वो 8 ग्रुप बन गए, और ये आठों के आठों जो है आपस में बहस करने लगे और कहा कि इसके ऊपर अधिकार हमारा है। तो पास में कोई एक बौद्ध भिक्षु बैठा था, वो बहुत ही शांत स्वभाव से बैठा था। तो साहब उसमें शायद किसी ने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा कि प्रभु, यहाँ पे अस्थियों को लेकर संघर्ष चल रहा है और आप यहाँ पे बैठे बैठे मतलब है ना मुस्कुरा रहे हो। तब वो बौद्ध भिक्षु एकदम से मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल हंसी आ रही है मुझे। तो उन लोगों ने, कैसे हंसी आ रही है आपको, यहाँ पे इतना सीरियस टॉपिक है और आपको मतलब हंसी आ रही है। तो उन्होंने कहा, बस हंसी इसी बात की आ रही है कि तुम लोग अपने आप को तथागत बुद्ध का अनुयायी मानते हो और तुम लोग कहते हो हम लोग भगवान बुद्ध से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंदर शांति और अहिंसा का पाठ मतलब देते रहे, और लो साहब उनकी मृत्यु हो गई, उनके अनुयायी उनकी जो रेलिक्स है, उनकी जो अस्थियां हैं, उनको लेकर आपस में लड़ने के लिए तैयार है। तुम किस एंगल से उनके शिष्य हो, बस इसी बात को सोच सोच के हंसी आ रही है। तो कुछ सब जैसे ही बौद्ध भिक्षु ने ये बात पूरी की, तो वो आठों के आठा जो भी राजा या फिर व्यापारी थे, उनके चेहरे एकदम से लटक गए। उनको अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा, ठीक है, गिल्ट फील हुआ। अरे यार, बात तो इनकी बिल्कुल ही सही, अपन लोग अपने आप को भगवान बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, जबकि हमारा जो आचरण है वो तो सब बिल्कुल इसके उल्टा ही है। तो फिर इस बात पर उन लोगों ने क्या किया कि भगवान बुद्ध के जो भी अवशेष थे उसके ऊपर से अपना अपना अधिकार त्याग दिया। सबने कहा नहीं चाहिए साहब, जो भी आप बताओ वही करेंगे। तब उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि भगवान बुद्ध के जो भी अवशेष है उनके ऊपर ना तो मेरा और ना ही साहब है ना तुम लोगों का और ना ही संघ का अधिकार है। भगवान बुद्ध सबके है, इसलिए ऐसा करते हैं कि इसको अपन लोग 8 भागों में डिवाइड करते हैं। तो उनके जो भी अस्थियां थी उनको 8 भागों में डिवाइड किया, और 8 भागों में डिवाइड करके उन 8 साहब वो जो ग्रुप थे उनको दे दिया लोग। और फिर उसके बाद उन्होंने भी कहा कि नहीं अपन इसको घर पे लेके नहीं जाएंगे, एक्चुअली अपन एक स्तूप बनाएंगे, इस स्तूप के अंदर ये जो रेलिक्स है उनको सब रखेंगे, ताकि कोई भी आम आदमी आएगा तो वो भी साहब इनको यूं दूर से दर्शन करके चला जाएगा। तो इसी कारण से स्तूप का निर्माण जो है वो आरंभ हो गया था। तो ये होता है स्तूप। तो ये जो हर्मिका होता है, इसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। उसके बाद में आज भी यदि किसी भी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होती है और कोई बौद्ध भिक्षु बहुत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है, लोग उसके सम्मान में इस प्रकार का स्तूप बनाते हैं और फिर उसके ऊपर इस प्रकार का एक बॉक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं हर्मिका। और इस हर्मिका के अंदर भगवान बुद्ध के जो भी मतलब वो जो बौद्ध भिक्षु है उसके जो भी अवशेष है उनको यहाँ पे रखते हैं। फिर इसके ऊपर एक डंडा होता है जिसको बोलते हैं यष्टि। यष्टि का मतलब ऐसा होता है पिलर टाइप से, ठीक है, तो सपोर्ट। और इस यष्टि के ऊपर एक धर्म चिन्ह होता है, ठीक है, जिसको अपन लोग सामान्यतः ध्वज बोलते हैं या फिर इसको प्रतीक बोलते हैं, धर्म चिन्ह। यहां पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती है टिपिकल स्तूप के अंदर, ठीक है, उसको सोपान बोलते हैं। इसके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल होती है, उसको वेदिका बोलते हैं। तो ये जो है ये एक प्रकार का है ना, वो जो टिपिकल स्तूप होता है। तो ये इसके कुछ जो पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 मेन वेदिका, ठीक है। तो ये 7 है। इसके अलावा भी बाद में जो आरंभिक स्तूप बने थे बस वो तो वही थे। उसके बाद में कुछ लोग यहाँ पे एक एंट्री गेट बनाने लग गए थे, उसको एक्चुअली बोलते हैं तोरण, ठीक है, तोरण द्वार। तो ये एक स्तूप के जो मुख्य है वो पार्ट्स है। अब कब है ना कौन कौन से समय में कितने कितने स्तूप बने उसके बारे में हम लोग जानकारी लिखेंगे, और स्तूप कितने प्रकार के होते हैं ये भी अपन लोग देखेंगे। चलो लो तो है ना लिखें प्लीज आगे। आगे क्या, अभी तो कुछ लिखना स्टार्ट ही नहीं किया है। तो स्तूप, ठीक है, तो लिखें बौद्ध साहित्य के अनुसार
हेडिंग डालें, अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट वर्क अशोका कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपास। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। According to Buddhist literature / work, अशोक कंस्ट्रक्टेड 84,000 स्तूपा। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। लिखे मुख्य स्तूप, मुख्य स्तूप लिखे धर्मराजी का स्तूप सारनाथ, धर्मराजी का स्तूप सारनाथ। फिर लिखे धर्मराजी का स्तूप तक्षशिला। तो दोनों स्तूपों के नाम सेम ही है ना, ये मैं आपको बता दूं, वरना आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सेम कैसे आ गए। तो एक सारनाथ के अंदर है और एक तक्षशिला के अंदर है, और दोनों को ही नाम जो है वो धर्मराजी का स्तूप है। फिर लिखे थर्ड नंबर सांची स्तूप, ये भोपाल एमपी के अंदर है। सांची स्तूप भोपाल एमपी के अंदर स्थित है। ठीक है, तो सांची स्तूप के बाद में ये वाली जानकारी आप लिख लो, है ना, स्तूप के बारे में। सांची स्तूप लिखा हम लोगों ने, उसके नीचे जानकारी लिखें। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन मौर्यन एरा। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ। फिर लिखें शुंग वंश के शासन काल में या शुंग वंश के समय इसका विस्तार किया गया, मतलब इसको एक्सटेंड किया गया था। शुंग वंश के समय इसका विस्तार किया गया। इट इज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग शुंग डायनास्टी। फिर लिखें यह अपने सुंदर तोरण द्वार के लिए लोकप्रिय है या फिर प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल तोरण गेट। यह अपने सुंदर तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। आप में से गया हुआ है कभी कोई सांची? कोई नहीं? अरे सांची तो घूम के आ जाओ एक बार, सांची वाची नहीं देखोगे तो पाप लगेगा, पाप। फिर लिखे तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं तथा प्रतीक या प्रतीकों का चित्रांकन है। ऑन द तोरण द टीचिंग एंड सिंबल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा आर फाउंड। तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध की शिक्षाएं तथा प्रतीकों का चित्रांकन है। फिर लिखें इस द्वार पर भगवान बुद्ध की नियमित जीवन की घटनाएं भी अंकित है। ऑन द रूटीन लाइफ इंसिडेंट्स आर ऑल्सो फाउंड। ऑन इट रूटीन लाइफ इंसिडेंट्स ठीक है, भगवान बुद्ध की नियमित जीवन की घटना प्लस लौकिक घटना है। लौकिक घटना का मतलब आम जनता भी क्या क्या कर रही है, तो ये सारे मिलते हैं। तो ये है सांची स्तूप, एमपी में पड़ता है, भोपाल के पास में। मैंने वो किस्सा आपको बताया भी होगा शायद तक, ये जो है ना सांची स्तूप का, कि जब हमारी शायद पहली या दूसरी क्लास थी तब हम लोगों ने बात की थी अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। तब मैंने कहा था शायद कि अलेक्जेंडर कनिंघम सांची स्तूप से इतना प्यार करता था जिसकी कोई हद नहीं थी। और इसका जो किस्सा है वो छोटा सा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वैसे मुझे याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों को बता दिया था, और नहीं भी बताया हो तो नेक्स्ट ऑनलाइन है ना, जब भी ऑनलाइन लाइव क्लास हो तब आप मुझे याद दिलाना एक बार, तो अपन इसके बारे में बात करेंगे सांची स्तूप। तो सांची स्तूप बहुत ज्यादा सुंदर है। बीच में एक्चुअली स्तूप है, उसके चारों तरफ वेदिका अर्थात बाउंड्री वॉल, और फिर उसके चारों तरफ जो है वो है ना, ये जो तोरण गेट है, इस तोरण के ऊपर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को है ना पूरा चित्रांकन है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के जितने भी सिंबल है, ठीक है, जो भी हम लोगों ने बौद्ध धर्म में पढ़े उनका भी सबका यहाँ पे चित्रांकन है। और फिर भगवान बुद्ध की नियमित घटनाएं, कैसा भगवान बुद्ध ऐसे यूं बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं, भगवान बुद्ध घूम रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। इसके अलावा लौकिक घटनाएं, मतलब है ना, भगवान बुद्ध तो कहीं न कहीं कोई भी मूवमेंट में है, लेकिन साथ ही साथ बच्चे खेल रहे हैं साइड में, विहार या मोनेस्ट्री के बाहर में कुछ जो महिलाएं उधर से निकल रही है, कुछ है ना पुरुष भी जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार के ये जो पूरा का पूरा ये इसके ऊपर चित्रांकन जो है वो पूरा मिलता है। तो ये सब कुछ इसके ऊपर अंकित है सांची स्तूप के ऊपर। ठीक है, तो ये सांची स्तूप है, ये इसकी आप इमेज देख लो।
कि हालांकि इसके अंदर ये जो यहां देखो, ये जो है ये तो पूरा वेदिका है, ये तो पूरी क्या हो गई है, वेदिका, अर्थात बाउंड्री वॉल है। ये इसके एंट्रेंस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तोरण बोलते हैं। ये यहां तक का हिस्सा है, इसको आप देख सकते हो, ये है ना, ये जो मेदी है अर्थात प्लेटफॉर्म है, और इस मेदी के ऊपर ये अंडाकार शेप के अंदर ये जो ढांचा है इसको बोलते हैं अंड। फिर उसके ऊपर ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको हर्मिका, और फिर इसके ऊपर ये जो डंडा है यहां से लेकर ये यहां तक इसको यष्टि, और इसके ऊपर जो है वो धार्मिक प्रतीक है जिसको हम लोग छत्र बोलते हैं। तो आप ये देख लो, जैसे आप लोग कभी मंदिर में जाते हो देखते हो भगवान की मूर्ति होती है उसके ऊपर एक छत्र लटकता रहता है, तो बस ये वही छत्र है। तो छत्र, यष्टि, हर्मिका और अंड, और ये सीढ़ियां हैं, ठीक है, इसके साइड में पीछे की तरफ इसकी सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ चढ़ती है, यहाँ पे आप घूम भी सकते हो राउंड राउंड मेदी के ऊपर, उसको बोलते हैं सोपान, ठीक है, सोपान, सीढ़ियां। और ये मेदी हो ही गया, ये आपका वेदिका, और ये तोरण द्वार। तो ये तोरण द्वार बहुत ज्यादा सुंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर है ना चारों तरफ तोरण है, तो आप देख सकते हो 3 तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, और एक इसके जस्ट पीछे की तरफ है जो इस फोटो में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके ऊपर आप देख लो ये हाथी है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे ऊपर भी हाथी प्लस शेर प्लस घोड़ा, ठीक है। तो ये जो भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रतीक है वो सारे के सारे, प्लस यहाँ पे हालांकि ये जो इमेज, ये जो फोटो है वो इतनी क्लियर नहीं है और इतना क्लियर आना पॉसिबल भी नहीं है, बाकी बहुत फाइन वर्क है। कैसा भगवान बुद्ध यहाँ देखो सो रहे हैं, ये एक जो है ना शिष्य है वो उनके साबाना चरण दबा रहा है। इसके अलावा भी लोग जो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग डांस कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है इसके तोरण बहुत ज्यादा सुंदर है, एक एक स्टोन इतना सुंदर है। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम कहता था कि मैंने जिंदगी में केवल एक ही चीज से प्यार किया है और वो है सांची स्तूप, और वो चाहता था कि वो सांची स्तूप को अपने साथ ले जाए। तो वो मैंने आपको बताया हुआ है पूरा पूरा, ठीक है। तो ये हो गया सांची स्तूप। इसके अलावा हम लोग एक और लिखें, पीपर हवा स्तूप। सांची स्तूप समाप्त हो गया, 4th नंबर लिखें, पीपर हवा स्तूप। पीपर हवा स्तूप, पीपर हवा स्तूप के आगे लिखें ओल्डेस्ट, प्राचीनतम स्तूप है। ये फैक्ट ध्यान रखना आप, पीपर हवा स्तूप जो है वो प्राचीनतम स्तूप है, ओल्डेस्ट स्तूप। ये प्रश्न आता है इंडिया के अंदर जितने भी स्तूपा है जिनके एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को या फिर हम लोगों को, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो वो है ना पीपर हवाई है। तो ये 4 है स्तूप है ना जिसका निर्माण जो है वो अशोक ने करवाया था, अशोक के समय इनके जो निर्माण हुए हैं। सांची स्तूप हो गया। उसके बाद में हम लोग स्तूपों के बारे में कुछ एक सिंपल सी बातें लिखते हैं, वो आप एक बार पढ़ लें। स्तूप एक अलग से हेडिंग डाल देना, ठीक है। तो लिखें स्तूप 1 इंट्रोडक्शन, स्तूप एक परिचय। इसका संबंध ध्यान रखना आप, इसका संबंध मौर्य काल से नहीं है, ये हम लोग स्तूपों के बारे में पढ़ रहे हैं अलग से, ठीक है। तो इसको एक अलग से बॉक्स में बंद कर देना कि हम लोग हालांकि मौर्यकालीन आर्ट मतलब वो जो है ना वो जो कला पढ़ रहे हैं, पर स्तूपों के बारे में ये जो जानकारी अब से है ये थोड़े से अलग है। तो लेकिन सबसे पहले स्तूप का अर्थ ढेर, स्तूप मीन्स माउंट, स्तूप का अर्थ ढेर। तो स्तूप का अर्थ क्या होता है, ढेर होता है। स्तूप का अर्थ ढेर। उसके बाद लिखे नेक्स्ट, स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूपा वर्ड मेंशन इन ऋग्वेद, स्तूपा वर्ड मेंशन इन ऋग्वेद, स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। फिर लिखें स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्तूपास। स्तूप 4 प्रकार के होते हैं। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक्चुअली जो कैटेगराइज किया गया है कि सब 4 प्रकार कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं उनको बोलते हैं शारीरिक स्तूप। तो लिखें शारीरिक स्तूप, इंग्लिश में लिखे रेलिक स्तूपा। शारीरिक स्तूप।
तो आप में से 90% लोग, 90 क्या 100% लोग इसका जो है शब्द सुनते ही समझ गए होंगे शारीरिक स्तूप का मतलब क्या होता है। तो ऐसे स्तूप जिसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया था, उनको बोलते हैं शारीरिक स्तूप। जैसे भगवान बुद्ध की हड्डी हो गई, भगवान बुद्ध का कोई दांत हो गया, ठीक है, भगवान बुद्ध की जो राख थी पीछे बची हुई, तो उसका भी महत्व बहुत ज्यादा था। तो उनके शरीर के जो अवशेष थे उनको जहां जहां पे रखा है, तो उनको बोलते हैं सब है ना शारीरिक स्तूप या फिर रैलिक स्तूप। लेकिन इनकी संख्या 8+1 है। दे आर 8+1 इन नंबर। अब आपको लगा होगा कि 8+1 क्या है, सीधे सीधे लिखवा दो ना यार, 9 है। हाँ, तो ऐसे अपन मतलब वैसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो है वो 9 है। 8+1 इनको इसलिए बोलते हैं कि अभी जैसे थोड़ी देर पहले अपनी बात हुई थी कि भाई है ना, भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनके जो भी अवशेष थे, रेलिक्स थे, उनको 8 भागों में डिवाइड किया। तो 8 तो वो हो गए, 8 तो वो हो गए, ठीक है। एक एक्चुअली सबसे पहले जिस बर्तन के अंदर ये जो पूरे पूरे अवशेष रखे गए थे, एक बड़ा सा बर्तन था, ठीक है, तो उसके अंदर रखे गए थे। तो जब वो उनको 8 भागों में डिवाइड किया तो उनको अलग अलग बर्तनों में कहा, सब रख लिया। लेकिन वो जो जो बर्तन पीछे खाली रह गया था, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये भी इतना ही पवित्र है क्योंकि इस बर्तन के अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष इतने लंबे समय तक रहे हैं, इतने दिनों तक रहे हैं, इसलिए इसको अपन फेंकेंगे थोड़ी। तो फिर इसके लिए भी एक स्तूप का निर्माण करवाओ और इसकी भी पूजा होगी। इसको हम लोग जो है वो रेलिक की कैटेगरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी वाले तो जितने भी बर्तन हैं उनके अंदर आधे अधूरे जो है अवशेष है, सब किसी को कोई वैसा हिस्सा आया, किसी को कोई हिस्सा मिला, लेकिन ये जो बर्तन था इसके अंदर भगवान बुद्ध के पूरे अवशेष रहे हैं। तो ये तो रेलिक्स होते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। डिमांड का मतलब इनको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। वो तो आप लोगों ने कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर तो ठीक है, क्रिश्चियन और मुस्लिम कैटेगरी ये जो थे, इन्होंने कई क्रूसेड्स किए। केवल एक बाउल था जिसका प्रयोग जो है वो जीसस ने लास्ट सपर के समय किया था। तो उसके लिए तो केवल है ना क्रूसेड्स हो गए, हजारों लोग मर गए, हजारों क्या लाखों ही सब है ना उसमें तो मर गए थे। इसके अलावा भगवान बुद्ध का एक दांत है, तो वो भगवान बुद्ध का एक दांत है जो है ना श्रीलंका के पास है। तो श्रीलंका भगवान बुद्ध के इस दांत को जो है वो मतलब अलग अलग कंट्रीज में भेजती है ताकि वहां के लोग भी जो है सब उनके दर्शन वर्शन करे। तो उसका महत्व बहुत ज्यादा है। अपन जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय आप मुझे याद दिलाना कि जो है ना, जो इस्लाम के संस्थापक है मोहम्मद साहब, उनका कहते हैं इंडिया के पास में एक बाल है। अब देखो मतलब साइंस के अप्रोच से तो ऐसा पॉसिबल सब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आस्था होती है और जहां पे आस्थाएं होती है वहां पे सब कुछ ही संभव होता है। तो वो तो श्रीनगर के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम है हजरत बल मस्जिद। उस हजरत बल मस्जिद के अंदर जो मोहम्मद साहब का वो एक बाल वहां पे रखा गया है और वहां पे उसको कभी कभार सब पब्लिकली निकालते भी है बार, तो बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं और उसके दर्शन करते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे तो वो श्रीलंका के अंदर जो भगवान बुद्ध का जो दांत है वो तो मतलब उसके दर्शन मैंने भी किए हुए हैं। वो एक बार यहाँ पे आए हुए थे सारनाथ, उसको लेके आए थे दांत को, तो वहां पे हजारों की तादाद में लोग मतलब आते भी है। तो खैर ये शारीरिक स्तूप है सारे सारे। तो शारीरिक स्तूप इनकी संख्या 8+1 है, लेकिन इनमें भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है जैसे दांत, हड्डी एक्सेट्रा। Relics of Lord Buddha stored in these stupa such as bones, teeth, etc. ये होते हैं शारीरिक स्तूप, रेलिक्स। देखो कितने महान काम करके गए कि वो चले गए, उनके जो रेलिक्स है उनकी पूजा अभी भी हो रही है। और एक अपने जैसे हैं, जाएंगे तब घरवाले राजी होंगे, चलो ठीक है। अरे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। और अपने जैसे मतलब मेरे जैसे के लिए, आप लोग बुरा मत मानना। एक उसके बाद में, और वो भी जस्ट मजाक थी, ठीक है। सेकंड नंबर, हाँ, पारिभौगिक स्तूप, ऑब्जेक्ट स्तूपा, पारिभौगिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप। लेकिन इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी गई है, जैसे कि भगवान है ना बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध के कपड़े, चप्पल, सब कुछ ही। इन दिस स्तूपा ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा आर केप्ट या स्टोर्ड। तो ये सेकंड कैटेगरी की है। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर रेलिक्स आ गए और सेकंड कैटेगरी के अंदर अब भगवान बुद्ध से संबंधित हर चीज की सब पूजा की उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि देखो यही संसार है, इस पूरी दुनिया के अंदर मूर्ति पूजा का सबसे ज्यादा विरोध यदि किसी ने किया था ना तो वो भगवान बुद्ध ने किया था उस जमाने के अंदर। उस जमाने के अंदर भगवान बुद्ध ने कहा कि मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा होनी ही नहीं चाहिए। और वर्तमान देख लो, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मूर्तियां यदि किसी की पूजी जाती है तो वो भगवान बुद्ध की पूजते हैं लोग। जिस आदमी का मतलब है ना, जिस आदमी ने जिस चीज का सबसे ज्यादा विरोध किया, लोगों ने उसी चीज को जो है वो उस आदमी की पहचान बना दी।
तो आप देखो भगवान बुद्ध के रेलिक्स तो ठीक थे, इन्होंने कहा अच्छा ये भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र है जिसके अंदर भगवान बुद्ध भीख मांगते थे या खाना खाते थे, तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये भगवान बुद्ध के यूज किए हुए कपड़े हैं, तो वो है ना सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको सबकी पूजा करने लग गए थे। तो लेकिन इन दीज स्तूपा ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा स्टोर्ड, पारिभोगिक स्तूप, इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं रखी गई है जैसे कि बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं वस्त्र, बैगिंग बाउल एंड क्लोथ्स। फिर लिखा थर्ड नंबर उद्देश्य का स्तूप, कमेमोरेटिव स्तूप, कमेमोरेटिव स्तूप, उद्देश्य का स्तूप। ये तीसरी श्रेणी है स्तूपों के अंदर, है ना। इसके अंदर भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान व प्रतीकों कि भाई किसी ने कहा कि भगवान बुद्ध एक बार जयपुर में आए थे, हालांकि ये केवल एग्जाम्पल है, और भगवान बुद्ध ने इस स्थान पर बैठकर उपदेश दिया था, तो लोगों ने उस स्थान के ऊपर ही स्तूप बना दिया, कहा ये भी पवित्र है हमारे लिए। तो भगवान बुद्ध ने जहां जहां यात्राएं की, जिस जिस जगह पर वो बैठे, जिस जिस जगह का यूज किया, उन सब जगह पर जो भी स्तूप बनाए गए उनको बोलते हैं उद्देश्य का स्तूप, भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान व प्रतीक। ठीक है, built to commemorative event and the life of Lord Buddha, in the life of Lord Buddha। ठीक है, तो ये तीसरी कैटेगरी है। उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी वो सिंपल है। अभी वर्तमान के अंदर आप भले किसी भी जगह पर, यदि आप भगवान बुद्ध को मानते हो और आपने किसी भी जगह पर एक कोई स्तूप बना दिया, तो वो फोर्थ कैटेगरी जिसको बोलते हैं पूजार्थक। तो लिखे पूजार्थक स्तूप, सिंबॉलिक स्तूपा, पूजार्थक स्तूप। तो ये आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हुए। These were built to symbolize aspects of Lord Buddha या बुद्धिस्ट इडियोलॉजी, कुछ भी लिख लें स्लैश करके। पूजार्थक स्तूप ये आस्था के केंद्र के रूप में विकसित हुए। यदि आप में से कुछ लोग गए हुए होंगे और फ्यूचर में आप जब भी लेह और लद्दाख की तरफ जाओगे तो वहां पे आप देखोगे कि लोगों ने ऐसे स्तूप बनाए हुए खूब सारे। जैसे आप लोग अपन लोग मन्नत नहीं मांगते कि साहब मेरा इस बार आरएस में है ना सिलेक्शन हो गया तो मैं एक जागरण दूंगा, इतने इतने लोगों को मतलब ऐसे खाना खिलाऊंगा, या फिर मंदिर के अंदर ये चढ़ावा चढ़ूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जो भी गाँव या शहर है उससे जो भी पास का धार्मिक स्थल है ना जिसके अंदर आपकी आस्था है वहां तक पैदल जाऊंगा। कुछ लोग तो यहाँ तक होते हैं नंगे पैर में मैं ना जाऊंगा। तो वैसे जो है ना बुद्धिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि यदि मेरा इस बार आईएएस में आरएस में है ना सिलेक्शन हो गया या फिर मेरी शादी हो गई तो मैं जो है ना लॉर्ड बुद्धा के सम्मान में एक स्तूप का निर्माण करवाऊंगा। तो वो वैसे स्तूपों के निर्माण करवाते हैं। तो आप लेह में जाओगे तो खूब सारे स्तूप बने हुए हैं वहां पे चारों तरफ। तो वो सारे पूजार्थक है। ठीक है, आस्था केंद्र के रूप में विकसित हुए सिंबॉलिक स्तूप। फिर लिखे कुछ महत्वपूर्ण स्तूप, कुछ महत्वपूर्ण स्तूप, फ्यू इंपोर्टेंट स्तूप। तो ये पीपरवा लिखा हुआ है आपके पहले है ना ओल्डेस्ट, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ से भगवान बुद्ध के स्तूप मिलते हैं, वो आप पीछे जाके वापस लिख लेना कि भाई है ना भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं पीपरवा से। तो ये पीपरवा स्तूप है। ठीक है, यूपी के अंदर है। अब इसका हालांकि ये पूरा टूटा फूटा है, तो इसके ऊपर तो पहले पूरा मिट्टी का ढेर था। वो तो कोई आर्कियोलॉजिस्ट था, उसको जब इसकी जानकारी मिली कि यहाँ के आसपास के लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो स्थान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी वर्तमान में तो यहाँ कोई आता जाता नहीं है, पर किसी जमाने में यहाँ पे खूब सारे लोग आते थे, इसकी पूजा करते थे। तब उस आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनसे पूछा कि ऐसा क्या है इसमें। तो सब ऐसी मान्यता है, कहते हैं कि इसके अंदर भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे। मतलब ये पहली कैटेगरी का स्तूप था, रेलिक था। तो फिर उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो फिर उसने यहाँ पे उत्खनन किया, और जब उत्खनन किया तो इसके ऊपर जो हर्मिका था, ठीक है, वहां से उसको कुछ वो जो हड्डियां वगैरह मिली थी। तो फिर इसने कहा कि इसका संबंध भगवान बुद्ध से है। तो उसके बाद में इंडिया के गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ से जितने भी सब रेलिक्स मिले थे उनका बहुत अच्छे से यूज किया। उसने क्या किया कि बर्मा और श्रीलंका वो भी कॉलोनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उनके साथ संबंध अच्छे स्थापित करने के लिए वो जो रेलिक्स थे वो बांट लिए। जैसे साहब श्रीलंका को एक दांत दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और कहा कि देखो हम लोग तुम्हारे लिए भगवान बुद्ध का दांत लेके आए। तो कहते श्रीलंका के जो लोग थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से खूब राजी हुए। उन्होंने कहा यार कितने भले लोग हैं बेचारे, भगवान बुद्ध का दांत लेके आए। तो कहते हैं कि श्रीलंका के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जितनी भी नाराजगी थी ना वो सारी मतलब सब एकदम से समाप्त हो गई। वैसे साहब है ना बर्मा के साथ भी किया, तो साहब बर्मा को भी कुछ ऐसा गिफ्ट दिया था। तो ये जो थे पिपरवा, तो इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। लेकिन फिर जो सेकंड नंबर बरहूत स्तूप, बरहूत स्तूप
भरूच स्तूप, ठीक है। इसके आगे लिखें, ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। सेकंड ओल्डेस्ट, इसे दूसरा प्राचीनतम स्तूप माना जाता है, कंसिडर्ड एज सेकंड ओल्डेस्ट स्तूप, भरूच स्तूप। उसके बाद लिखें थर्ड नंबर, धमेक स्तूप, धमेक स्तूप, सारनाथ यूपी, सारनाथ यूपी। लिखें गुप्तकालीन, अभी वर्तमान का इसका जो ढांचा है वो गुप्त काल का बना हुआ है, गुप्तकालीन एरा है। ठीक है, इसकी विशेषताएं देखो आप, यह ईंटों से निर्मित है, हालांकि बाकी वाले भी ईंटों से ही होते हैं, ईंटों से और पत्थरों से, पर ये थोड़ा सा बाकी वालों से अलग है, यूनिक है। तो आप इसको एक बार, ये सारी है ना 3 लाइन लिख लो, फिर अपन इसका वो एक बार फोटो देखेंगे। यह ईंटों से निर्मित है, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिक्स। फिर यह एक साधारण स्तूप है, यह एक साधारण स्तूप है, इट इज वेरी सिंपल स्तूप, यह एक साधारण स्तूप है। देखिए यह मेदी रहित स्तूप है, इसके नीचे प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसा होना चाहिए ना बाकी वाले स्तूपों में होता है, वैसा नहीं है। इट इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट मेदी प्लेटफॉर्म, यह एक मेदी रहित स्तूप है, मेदी रहित स्तूप है, मतलब प्लेटफॉर्म नहीं है, एक्चुअली डायरेक्ट जमीन के ऊपर बना हुआ है ना, वो जो डायरेक्ट। देखिए ये इस अपने कहा ना, ये एक साधारण स्तूप है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वो सारी विशेषताएं नहीं है जो बाकी वाले स्तूपों में होती है, ठीक है। पर इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि सारनाथ में जहां पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, उसके जस्ट पास में ये है ना बना हुआ है, तो इसी कारण से इसका महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। बहुत सारे आपको यहाँ पे लोग मिलेंगे, तो ये धमेक स्तूप है। तो देखो इसके अंदर प्रॉपर जैसा प्लेटफॉर्म होता है, एक मेदी होती है, वैसी नहीं है, सीढ़ियां नहीं है, इसको जिसको हम लोग कहते हैं सोपान ऊपर चढ़ने के लिए, वो नहीं है, ऊपर परिक्रमा करने के लिए क्षेत्र भी नहीं है, ठीक है। और बाकी वाले स्तूप जैसे अंडाकार शेप में होता है सब, वैसा भी नहीं है ये, ठीक है। ये सिंपली ईंटों का बना हुआ है यहाँ ऊपर तक। इसके ऊपर जो हर्मिका का भी अभाव है, इसके ऊपर छत्र है उसका भी अभाव है, हालांकि छोटा सा बनाया हुआ है, बाद में लोगों ने एक छोटा सा हर्मिका टाइप से बनाया है, ऊपर एक वो है ना सब्यष्टि भी आप लोग देख सकते हो, छोटी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके चारों तरफ जो है वो ठीक है, वो जो वेदिका भी नहीं है और वो जो तोरण भी नहीं है, हालांकि इस फोटो में दिखाई है सब दिख नहीं रहा है, वरना अभी आर्कियोलॉजिकल ना वो जो एएसआई ने यहाँ पे जरूर एक रेलिंग डाली है, पर वो केवल वैसे रेलिंग है, ठीक है, लोहे की वगैरह डाली हुई है। फिर लिखे फोर्थ नंबर, अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप, देखिए आंध्र प्रदेश। देखिए यह मार्बल से निर्मित, मार्बल से निर्मित है, अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश। देखिए इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय मार्बल, यह मार्बल से निर्मित है। देखिए यह तीसरी शताब्दी, यह तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का स्तूप है। It is of 3rd century BC. फिर लिखा इसका निर्माण, व्यापार संघ, इसका निर्माण व्यापार संघ श्रेणियों के प्रमुखों ने करवाया था। इसका निर्माण श्रेणियों के प्रमुखों ने करवाया था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय श्रेणीज मर्चेंट ग्रुप। क्या होती है श्रेणियां, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये अमरावती स्तूप है,
हालांकि वो जो ओरिजिनल वाले कोई थोड़ा रिनोवेट करके बनाया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि उसकी रेप्लिका है, ओरिजिनल नहीं है। तो इसी के साथ जो है स्तूप समाप्त होने वाले हैं, पर स्तूप समाप्त होने से पहले आप अपने स्पाइरल के अंदर प्लीज ये वाला स्तूप बना दें, जो यहाँ पे शायद बनाना भूल गए हैं। ऐसा प्लीज अपने स्पाइरल के अंदर फटाफट बना दो, क्योंकि जो आपके सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है ना, वो इसमें से ही आता है। ये कई बार आया हुआ है। एक वो ऑप्शन आएगा कि निम्न में से कौन सा भाग स्तूप का अंग नहीं है, या फिर जैसे कि स्तूप के अंदर हर्मिका होता है और नीचे ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी। तो आप लोग लिख लो प्लीज, मेदी और ब्रैकेट में करना प्लेटफॉर्म, ये मेन ढांचा है, वो अंड, सीढ़ियां सोपान, हर्मिका, छत्र, यष्टि और वेदिका। फटाफट बना दो। चलो, तो इस बार तो इसको आप एक बार क्लास को पॉज करके इसको आराम से बना देना अपने स्पाइरल के अंदर। अपन लोग एक बार क्लास जो है वो उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है वो स्तूप आपके समाप्त हो जाते हैं। स्तूप के बाद में हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है स्तंभ, है ना, पिलर्स, स्तंभ। तो स्तूप समाप्त हो गए, लिखे नेक्स्ट स्तंभ, पिलर्स। पिलर्स। अब स्तूप ये कुछ नहीं, बस इसका सिंपल सा संबंध है। वैसे आप समझ गए, स्तूप का मतलब भी है ना पिलर होता है, और अशोक ने अपने जीवन काल के अंदर खूब सारे स्तूपों के निर्माण करवाए थे। जैसा एक पिलर होता है वैसा सिंपल एक पिलर होता है। तो एक बार आप स्तूप यहाँ पे देख लो कि ये एक, ठीक है, पिलर है। तो ये इस प्रकार से पिलर होते थे। इनका उद्देश्य केवल एक ही होता था इन पिलर्स का, कि सब ये जमीन के अंदर इनको सब है ना दसा के रखते थे, कि इसके ऊपर अशोक चाहता था कि एक्चुअली धम्म की शिक्षाओं को फैलाया जाए। इसलिए करते थे, यहाँ पे क्या ही करते थे कि साहब यहाँ पे धम्म की शिक्षाएं लिख दी। तो हम लोगों ने जब लेख पढ़े थे तब पढ़े थे शिला लेख, और सेकंड नंबर पढ़े थे स्तंभ लेख। तो जहां पे पत्थर थे वहां तो पत्थरों के ऊपर लिखवा दिया, लेकिन कुछ स्थान ऐसे थे जहां पर ऐसे पत्थर नहीं थे, लेकिन वहां पे जो है ना वो है ना, ये क्या बोलेंगे, जो पब्लिक का मूवमेंट ज्यादा था। जैसे आप जयपुर का एग्जांपल देख लो साहब, यदि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को यदि धम्म की शिक्षाएं बताना है, तो आप ऐसा करो कि वो जो इसका मेन गेट है उसके पास में कोई सी अच्छी जगह पे ऐसा एक पिलर लगा दो, और उसके ऊपर शिक्षाएं लिख लो, ताकि आते जाते स्टूडेंट्स जो है वो इनको सबको पढ़ ले। तो इसी पर्पज से इसने ऐसा करवाया था। बाद में अशोक को लगा कि इन थोड़ा स्तूपों को अपन अट्रैक्टिव करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे, और लोग जैसे कोई आदमी यहाँ से निकल रहा है लेकिन फिर भी स्तूप को देखेगा बहुत दूर से, अट्रैक्टिव होगा, तो हो सकता है कि वो उसको देखने के लिए पास में आएगा, देखेगा अच्छा है यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो साहब इसको पढ़ेगा। इसलिए इसने इसके ऊपर क्या किया, एक ऐसा जो स्टोन रखा, जो है ना राउंड राउंड, इस, ठीक है, इसको बोलते हैं फलक। ये जो मेन पिलर है इसको बोलते हैं यष्टि, वही वाला यष्टि जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्तूप के अंदर देखा था। और फिर इसके ऊपर इसने क्या किया, कोई न कोई जानवर की आकृति बना दी, पशु की आकृति बना दी। शेर मतलब यहाँ पे बना दिया, घोड़ा बना दिया, हाथी बना दिया, चार चार बना दिए शेर, ठीक है। तो ऐसा एक पिलर जिसके ऊपर 4 शेर है, वो अभी हमारा वर्तमान के अंदर एम्बलम है, नेशनल एम्बलम है, ठीक है। तो मतलब उसको हम लोग टेक्निकली जो है वो सब अशोक स्तंभ बोलते हैं। तो ये इसके ऊपर ऐसा बना दिया। ये जो है ना वोकेब आपको ध्यान रखनी है। और इसके नीचे जो है वो उल्टा इस प्रकार से कमल बना दिया था। तो मतलब इसको बोलते हैं अवांगमुखी कमल, ठीक है। अभी अपन थोड़ी देर बाद लिखेंगे। तो ये एक पिलर है, आप भी अपने स्पाइरल के अंदर इस प्रकार का स्तंभ बना देना सबसे पहले, फिर ये जो वोकेब है वो अपन देखते हैं। अभी पिलर कैसे होते थे एग्जैक्टली, तो ये हालांकि फोटो क्या सही नहीं आई है पूरी पूरी, वरना ये पूरा पिलर है, इसका नीचे से ये मतलब है ना काफी ऊपर तक जा रही है। तो यहाँ पे ये पूरा राउंड पिलर है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे धम्म की पूरी शिक्षाएं लिखी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है धम्म डाउनवर्ड। ये पिलर है, इसको बोलते हैं यष्टि। फिर ये उल्टा कमल, ठीक है, पूरा राउंड राउंड जो है वो उल्टा कमल है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड लोटस या अवांगमुखी कमल। फिर इसके ऊपर एक ये राउंड सा पूरा का पूरा स्टोन है, इसको बोलते हैं फलक।
और उसके बाद में इसके ऊपर जो है वो एनिमल शेप है। तो ये इसके अंदर 4 है, हालांकि है ना ओरिजिनल वाला अशोक स्तंभ नहीं है ये। और इसके नीचे ये जो अशोक चक्र है जो हमारे जो है ना तिरंगे के अंदर भी है, तो इसको अपन देखेंगे। तो लेकिन स्तंभ के अंदर सबसे पहली सारनाथ स्तंभ, एक बार पहले आप स्तंभ बना देना, ये टर्म्स लिख देना उसके ऊपर और फिर लिखें सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ यूपी में है, सारनाथ पिलर। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां लिखेंगे। देखिए इस स्तंभ पर स्थित फलक के ऊपर 4 शेर है। Above all its फलक 4 loins are present। इस स्तंभ के फलक पर 4 शेर मिलते हैं। फलक के ऊपर 4 शेर मिलते हैं। फिर लिखें सिंबल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो फाउंड ऑन इट। इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं। इस फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं। इसके फलक पर भगवान बुद्ध के प्रतीक मिलते हैं। अब प्रतीक कौन कौन से? एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड लॉयन। देखिए हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। यदि आपने बौद्ध धर्म अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को ये याद आ ही गया होगा कि हाथी का मतलब होता है कि जब भगवान बुद्ध अपनी माता के गर्भ में आए थे तब उनकी माता को सपने के अंदर जो है वो सफेद हाथी दिखा था, तो इसलिए कहते हैं कि ये माता का स्वप्न है। ठीक है, तो ये हाथी। उसके बाद बुल उनके जन्म का प्रतीक है। सांड, अरे सॉरी, ये जो बुल सांड जो है उनके जन्म का प्रतीक है। उसके बाद घोड़ा, वो जब घर छोड़ के गए थे, ग्रेट डिपार्चर, ग्रह त्याग, उसका प्रतीक है। और लॉयन जो है वो भगवान बुद्ध के शौर्य का प्रतीक है। 4 शेर तो ऊपर है फलक के और 1 शेर जो है वो नीचे भी दिखाया गया है, तो ये 4 मिलते हैं। हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ध्यान रखना, ये देख ही लो एक बार ये कि ये सब हो गया धम, यष्टि, उल्टा कमल, इन्वर्टेड लोटस, फलक और ये एनिमल शेप। 4 जो है वो क्या है? एनिमल है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक पीछे की तरफ है। ठीक है, और ये 4 जो फलक के ऊपर, ये जो भगवान बुद्ध के जो है ना प्रतीक है, ये जो पशु यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो 1 2 यहाँ पे दिख रहे हैं, 2 जो इसके उल्टी साइड में, और ये बीच में अशोक चक्र है। तो इस प्रकार से है ये। लेकिन फलक पर अशोक चक्र मिलता है जिसमें 32 तीलियां हैं। फलक पर अशोक चक्र मिलता है जिसमें 32 तीलियां हैं। अशोक चक्र इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इट्स फलक। अशोक चक्र इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन इट्स फलक। फलक पर अशोक चक्र मिलता है जिसमें 32 तीलियां हैं। कि तिल जो है ना लाइन से 32 है। देखिए, जबकि आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि साहब हमारा जो है ना झंडा है उसमें तो चॉइस ही है, तो बिल्कुल उसमें चॉइस ही है। ठीक है, देखिए जबकि राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। देयर आर 32 स्पोक्स इन अशोक चक्र ऑफ आवर फ्लैग। जबकि राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 32 तीलियां ही है। अरे सॉरी, 32 का 24 तीलियां ही है। 24 तीलियां ही है। देखिए इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। Although it was adopted as national emblem of India on 26th of January 1950। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। तो ध्यान रखना, ओरिजिनल अशोक चक्र में 32 है और जो हमारा जो झंडा है उसके अंदर कितनी है? 24 है। मैंने अभी पहले शायद बोलते समय ये भी कह दिया था कि झंडे के अंदर भी 24, एक बार 32 गलती से बोल दिया था, ध्यान रखना इसको। उसके बाद लिखा यह अशोक स्तंभ के रूप में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर एज अशोक स्तंभ या अशोक पिलर। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं, ठीक है, पुलिस में जाऊंगा, आरपीएस बनूंगा, उसके बाद में प्रमोशन लूंगा, और जब प्रमोशन सब लूंगा उसके बाद जब आईपीएस बनूंगा तब मुझे अशोक स्तंभ मिलेगा। क्या मिलेगा?
अशोक स्तंभ। चलो, तो इसके बाद देखें, इसे सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। ये एक्चुअली सारनाथ से मिलता है, इसलिए इसको सारनाथ म्यूजियम में ही रखा हुआ है। क्योंकि कई बार ये भी प्रश्न आया हुआ है, तब लोग यूं लॉजिक लगाते हैं कि भाई ये इंडिया का नेशनल एम्बलम है, तो ये तो हो सकता है कहीं न कहीं जो वो दिल्ली का जो नेशनल म्यूजियम है उसके अंदर स्थित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है कि जो चीज जहां से मिली है उसको वहीं पर रखते हैं। कल को हो सकता है सब है ना, वो जो राजस्थान के अंदर भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वैसे मिल जाए, तो उसका जो म्यूजियम है उसके आसपास ही बनाते हैं, या फिर ज्यादा है तो वो उसके स्टेट में रखेंगे, उससे बाहर ले जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि कुछ अपवाद है, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है कि जो भी चीज जहां से मिलती है उसको वहीं पे रखें। पर एक्चुअली क्या, सारनाथ ऑलरेडी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां पे इतनी सारी इतने मंदिर है, पेड़ है, धमेक स्तूप है, तो फिर इन लोगों ने उसके पास में एक म्यूजियम भी बना दिया और उसके अंदर ही ये पिलर रखा हुआ है। कभी भी फ्यूचर के अंदर वाराणसी या बनारस घूमने जाओ, तो एक्चुअली वाराणसी और बनारस से सारनाथ को 10-12 किलोमीटर की दूरी पे ही है। अब तो एक ही है, ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी मर्ज ही हो चुके हैं। तो वहीं पर ये जो है म्यूजियम देख के आना और वहां पे अशोक स्तंभ देख के आना। तो इसे सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। तो ये अदर्स पिलर मिलते हैं जो मेन है, ठीक है। तो ये केवल जो पिलर्स के ऊपर वाला हिस्सा बताया गया है इसके अंदर, कि ये वापस मैं कई बार बोलता हूं, मैं बार इसलिए बोलता हूं ताकि आप इतनी बार सुन लो याद ही हो जाए। तो ये उल्टा जो कमल है, अवांगमुखी कमल, और वो वहां पे आप बना देना जो भी अपने ये बनाया था ना, उसके अंदर भी ये फलक, उसके ऊपर 4 शेर। सब कहीं से केवल एक हाथी मिलता है, कहीं से जो है वो केवल एक शेर मिलता है, कहीं से केवल जो है वो एक ही सांड मिलता है, कहीं से वापस क्या मिलता है, शेर मिलता है एक, और यहाँ से भी 4 जो है ना शेर मिलते हैं, और यहाँ से वापस एक ही शेर है। अब इसके अंदर एक केवल घोड़े वाला नहीं है, इसके अंदर वो जो फोटो नहीं है कि मतलब कहाँ से कौन कौन सा मिलता है। तो ये सब सांची से मिलता है, ठीक है, ये सारनाथ से मिलता है, ये एक संकिसा करके जगह है वहां से मिलता है, ये लोर या अर्राज करके बिहार के अंदर एक जगह है वहां से मिलता है, ये भी जो रामपुरवा है वहां से मिलता है, और ये वैशाली जो है ये भी बिहार के अंदर है, वहां से ये भी मिलता है। तो इनके ऊपर नाम लिखेंगे, यहाँ तो आप एक बार देख लो कहां से क्या क्या मिलता है। तो लिखें सांची स्तंभ, 4 शेर। सांची स्तंभ और सारनाथ स्तंभ दोनों एक जैसे ही है, ठीक है, सेम। वो पिलर ऊपर 4 शेर है, लेकिन फिर भी इसके बारे में, सांची स्तंभ के बारे में हम लोग कहते हैं कि प्राचीनतम है, क्योंकि सांची स्तंभ जो है वो इतना सुंदर नहीं है जितना सारनाथ स्तंभ है। इसलिए जो भी उस जमाने के अंदर आर्टिस्ट रहे होंगे, उन्होंने पहले जो है वो सांची स्तंभ को प्रिपेयर किया, उसको बनाया। उसको बनाने के बाद में उनको लगा यार इसके अंदर कुछ कमियां हैं, यदि इसको ये जो है ना कमियां थोड़ी निकाल दें और फिनिशिंग लाएंगे तो ये और भी ज्यादा सुंदर होगा। तो शायद तक जो है वो सांची स्तंभ, हाँ सांची स्तंभ पहले बना और उसके बाद में इन्होंने सारनाथ स्तंभ बनाया। तो सारनाथ स्तंभ बहुत ज्यादा सुंदर है इसकी तुलना में, जबकि दोनों सेम ही एक। तो सांची स्तंभ लिखें 4 शेर और प्राचीनतम। लिखें रामपुरवा, एक बैल मिलता है। 3rd नंबर। फिर लिखें रामपुरवा, रामपुरवा के अंदर एक्चुअली 2 पिलर मिले हैं, एक के ऊपर एक बैल है और एक के ऊपर एक शेर है। रामपुरवा, 1 बुल एंड 1 लॉयन। लॉयन कैपिटल बोलते हैं इसको और बुल कैपिटल बोलते हैं। फिर लिखें लोरिया नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़, वहां से एक शेर मिलता है। लोरिया नंदनगढ़ पिलर, एक शेर, उसके टॉप पर क्या है, एक शेर है। फिर लिखे संकिसा स्तंभ, एक हाथी, ये इंपोर्टेंट है। संकिसा पिलर, एलिफेंट कैपिटल। लॉयन वाला आप बोले छोड़ोगे ना तो भी चलेगा, लॉयन वाला याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि लॉयन एक्चुअली 2-3 जगह से मिलता है इसलिए वो कम आता है। लेकिन फिर भी आ सकता है कि कौन कौन से स्तंभों से शेर मिलता है, तब अपने को पता होना चाहिए। लोअर या नंदनगढ़ से मिलता है और एक सा वैशाली से मिलता है। तो लिखे संकिसा पिलर, एलिफेंट कैपिटल, एक हाथी। फिर लिखे नेक्स्ट वैशाली स्तंभ, वैशाली से एक शेर मिलता है। और सबसे लास्ट के अंदर रुम्मिंदेई स्तंभ, रुम्मिंदेई पिलर, एक घोड़ा मिलता है, ठीक है। तो ये सारे एक बार आप लिख लेना अच्छे से, और इसको बार बार आप उसका थोड़ा देखते रहोगे और अपनी खुद की कोडिंग डिकोडिंग करना, ताकि आपको याद हो ही जाएगा। एक्चुअली कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, सिंपल सी होती है, सांची और सारनाथ दोनों तो एक ही है, ठीक है। इसके अलावा रामपुरवा से मिलते हैं 2,
तो वो एक अलग अलग ध्यान रखना। उसके अंदर उसका बुल कैपिटल ज्यादा प्रसिद्ध है, ये संकिसा स्तंभ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार सब है ना वो जो पूछा गया है, क्योंकि हाथी का यही है एकमात्र। शेर जो है वो सब वैशाली और लोअर या नंदनगढ़, और रुमिनदेई जहां पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वहां से घोड़े जो है वो मिलता है। तो चलो, तो इसी के साथ आज इतना ही। आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर और उसके अंदर और देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।